हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे HPSI यानी कि सब इंस्पेक्टर का प्रीवियस ईयर का पेपर 2019 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। इसका जो पोस्ट कोड था दोस्तों वो था 729 729 पोस्ट कोड इसका था। और ये जो पेपर हुआ था ये 2019 में हुआ था। इससे पहले दोस्तों हम जो 2017-18 का HP सब इंस्पेक्टर का पेपर है वो डिस्कस कर चुके हैं। उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों डिस्कस कर चुके हैं। तो वो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। HPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पर आपको वो क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और इसको भी हम उसी प्लेलिस्ट में डाल देंगे। और बाकी दोस्तों HP सेक्रेट क्लर्क एग्जाम के लिए हमारे चैनल पर क्लासेस चली हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को पुस्टअप कर सकते हैं। ये पार्ट 1 रहने वाला है, हम जितना हो सके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को पहले प्रश्न के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शहर कौन सा था। इनमें ऑप्शन आपके सामने है हड़प्पा, रोपड़, लोथल और बनावली। तो इनमें से दोस्तों जो पतन शहर था हड़प्पा सभ्यता का वो था लोथल। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ये पड़ता है दोस्तों गुजरात, भारत के गुजरात राज्य में। और लोथल की जो खोज करी गई थी 1953 में SR राव के द्वारा करी गई थी और ये स्थित है भोगवा नदी के किनारे। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म नियोलिथिक इज डिराइव्ड फ्रॉम। नियोलिथिक शब्द की व्युत्पत्ति आपको बताना है कहाँ से हुई थी। तो ये हुई है दोस्तों ग्रीक वर्ड से। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ग्रीक वर्ड। और बाकी बात करें नियोलिथिक शब्द की तो इसकी जो सबसे पहले इसका यूज़ किया गया था दोस्तों वह सर जॉन लुवॉक के द्वारा किया गया था। और बात करें नियोलिथिक की यानी कि नापाषाण काल की, तो इसका जो पीरियड है दोस्तों वो 10,000 BC से 4,000 BC के बीच माना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द वैदिक इकोनॉमी। तो आपको बताना है वैदिक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। कैटल ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, फिशिंग एंड हंटिंग। तो आपको बताना है वैदिक अर्थव्यवस्था में किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये थी दोस्तों वैदिक अर्थव्यवस्था की बात हो रही है यहाँ पर। तो एग्रीकल्चर इसका सही आंसर हो जाएगा, कृषि। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आर्यों की सभ्यता की बात करी होती दोस्तों तो पशुपालन उसका सही आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड ए मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से किसमें शासन का राजतंत्रीय प्रारूप था। तो दोस्तों जो प्राचीन काल में जो 16 महाजनपद थे ये उन्हीं के नाम आपके सामने दिए हुए हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वंश था वहाँ पर राजतंत्रीय प्रारूप था। तो दोस्तों कुरु, मल और जो असाका है यहाँ पर दोस्तों जो फॉर्म था वो था गणतंत्रीय प्रणाली थी। और बाकी जो वत्स है दोस्तों यहाँ पर जो था वो मोनार्कियल फॉर्म था। बात करें वत्स की तो वत्स की दोस्तों जो राजधानी थी वो रही थी कौशाम्बी। और असाका जो है जिसे अस्मक भी कहा जाता है, यह 16 महाजनपद में दोस्तों एकमात्र दक्षिण भारत में एक स्थित महाजनपद था और इसकी राजधानी जो थी वो पैठण या फिर प्रतिष्ठान थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वज्रयान बुद्धिज्म द स्पोज ऑफ द बुद्धा बोधिसत्वा वाज नोन एज। वज्रयान बौद्ध शाखा में बुद्ध या फिर बोधिसत्व की पत्नी कहलाती थी। तो ये कहलाती थी तारा। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। जो बौद्ध धर्म है दोस्तों आप सभी को पता है बाद में शाखाओं में बंट गया था। 2 मुख्य शाखाएं थी, वज्रयान, महायान, हीनयान और वज्रयान। ये 3 जो मेन शाखाएं थी बौद्ध धर्म की। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच कम्युनिटी डिड जैनिज्म गेट मोस्ट ऑफ इट्स रिक्रूट्स। आपको बताना है किस समुदाय से जैन धर्म ने उसके सर्वाधिक अनुयायी प्राप्त किए थे। व्यापारी समुदाय, शिल्पकार, कृषक या फिर क्षत्रिय। तो दोस्तों जो जैन धर्म था उसने सबसे ज़्यादा जो अनुयायी प्राप्त करे थे वो करे थे मेरिटाइल कम्युनिटी से, यानी कि जो व्यापारी समुदाय था उससे सबसे ज़्यादा जो अनुयायी थे वो प्राप्त करे थे। और बात करें जैन धर्म की तो आप सभी को पता है दोस्तों इसके जो प्रथम तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव और जो अंतिम तीर्थकर हुए 24वें वो थे स्वामी महावीर। और इनका जन्म जो हुआ था स्वामी महावीर का 540 BC के अराउंड दोस्तों जो विशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, द क्वीन एडिक्ट ऑफ शोका इज आल्सो नोन एज। आपको बताना है अशोक के महारानी राजाज्ञा ये भी कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो ये कहलाते हैं माइनर पिलर एडिक्ट थर्ड। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों अशोक की जो रानी थी करुवाकी उसका वर्णन अभिलेखों में मिलता है।
नेक्स्ट है द रेड सी रूट बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस वाज ओपनड बाय विच एम्पायर। तो भारत और ग्रीस के मध्य जो लाल सागर मार्ग है ये रोमन साम्राज्य के द्वारा खोला गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रोमन साम्राज्य। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन द गुप्ता एम्पायर वर द। आपको बताना है गुप्त साम्राज्य में महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था इनमें से। तो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जो था दोस्तों वो था कुमारामात्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुमारामात्य। और बात करें गुप्त साम्राज्य की तो इसकी स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा करी गई थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है इसका वो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। बाद में आगे चलकर चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त जैसे महान शासक हुए गुप्त साम्राज्य में। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग अलाउड द मुस्लिम टू प्रीच इस्लामिक फेथ इन देयर एम्पायर। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य में मुस्लिमों को इस्लामिक धार्मिक धर्मोपदेश की अनुमति जो थी वो प्रदान करी थी। तो दोस्तों इनमें से जो साम्राज्य था वो था राष्ट्रकूट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट साम्राज्य ने मुस्लिमों को इस्लामिक धर्मोपदेश की अनुमति प्रदान करी थी अपने राज्य में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट है बिफोर बिकमिंग द एम्परर बलबन वाज ए ड्यूटी ऑफ। तो आपको बताना है सम्राट बनने से पूर्व जो बलबन था वो किसके अधीनस्थ था। तो दोस्तों जो बलबन था गयासुद्दीन बलबन, ये सम्राट बनने से पूर्व नासिरुद्दीन महमूद के अधीन था। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। यह ऐसा सम्राट था दोस्तों सब पहले जो जूते सिलकर अपना जीवन का निर्वाह करता था। बलबन के द्वारा ही दोस्तों इसे राजा बनवाया गया था। नेक्स्ट है बट इंस्पायर्ड द मराठास टू फाइट अगेंस्ट द रूलर इन दिल्ली। किसने दिल्ली में शासकों के विरुद्ध लड़ाई के लिए मराठों को प्रेरित किया था। तो दोस्तों ये था मेन फीचर राष्ट्रीयता का यानी कि नेशनलिज्म का। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, राष्ट्रीयता का। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी को पता है मराठा वंश के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है ए न्यू टेक्निक ऑफ पेंटिंग नॉन एज स्याही कलम बिकेम फैशनेबल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। आपको बताना है जो चित्रकला की नई तकनीक थी जो स्याही कलम के नाम से जानी गई, तो किसके दौरान ये प्रचलित हुई, कौन सा जो बादशाह था उसके समय ये फेमस हुई। तो ये फेमस हुई थी शाहजहाँ के समय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शाहजहाँ। इसका जो निर्माण था दोस्तों उसमें जब जो प्रसिद्ध मयूर सिंहासन था उसको बनाने में किया गया था। नेक्स्ट है हाउ मैनी इनकर्जन डिड महमूद ऑफ गजनबी मेड इन इंडिया। भारत में महमूद गजनी ने कितने आक्रमण किए थे। ये आक्रमण किए थे दोस्तों इन्होंने काउंट करे जाते हैं 17 आक्रमण महमूद गजनबी द्वारा करे गए थे। और पहला आक्रमण दोस्तों 1000 ईस्वी के अराउंड किया गया था। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण लूटपाट वाला आक्रमण माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों सोमनाथ मंदिर का, जो 1025 ईस्वी के दौरान करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस। रैयतवाड़ी प्रथा किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो ये प्रारंभ हुई थी 1820 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा इस व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों जो ब्रिटिश काल था उसमें जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसमें 3 मुख्य प्रथाएं थी। एक थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, एक महालवाड़ी व्यवस्था और एक जो थी थर्ड वो थी जो स्थायी बंदोबस्त था। वो तीन जो मेन सिस्टम थे इंट्रोड्यूस किए गए थे ब्रिटिशों के द्वारा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द एम्फेसिस लेट ऑन इन ऑल रिफॉर्म्स मूवमेंट। आपको बताना है सभी सुधारवादी आंदोलनों में किस पर जोर दिया गया। तो दोस्तों जो सभी सुधारवादी आंदोलन थे उसमें जोर दिया गया था रिलीजियस रिफॉर्म और सोशल रिफॉर्म पर। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो मैंने बताया दोस्तों ये पार्ट 1 रहेगा सब इंस्पेक्टर का। इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन द एनेक्सेशन ऑफ अवध बाय द ब्रिटिश टुक प्लेस इन विच ईयर। ब्रिटिशों द्वारा अवध का विलय किस वर्ष किया गया। दोस्तों ब्रिटिशों द्वारा अवध का विलय किया गया था 1856 में। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, 1856। उसमें दोस्तों गवर्नर था वो था लॉर्ड डलहौजी। उसके द्वारा दोस्तों अवध जो था अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसको ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1856। नेक्स्ट है द इंडियन नेशनल मूवमेंट अप टू 1905 वाज डोमिनेटेड बाय द। 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किनका वर्चस्व था। तो 1905 तक दोस्तों जो नरमपंथी थे उनका नेशनल मूवमेंट पर वर्चस्व था। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो गर्मपंथी थे उनका वर्चस्व बढ़ने लगा था। 1905 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये हुआ था दोस्तों बनारस में, और जिसकी अध्यक्षता करी गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और 1907 में दोस्तों
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी ये दो दलों में बंट गई थी, गर्म दल और नरम दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डिड गांधी जी मेक हिज फेमस मार्च टू डांडी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा जो थी दोस्तों ये कब प्रारंभ करी थी, तो ये करी थी दोस्तों 12 मार्च 1930 को प्रारंभ करी थी, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। 12 मार्च 1930 को इन्होंने यात्रा प्रारंभ करी थी, यहाँ पर 1930 होना था। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ करी थी और 6 अप्रैल 1930 को जाकर उन्होंने दोस्तों नमक कानून तोड़ा था। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं 12 मार्च 1930 इसका सही आंसर होगा जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबल प्लान वाज गिवन इन विच ईयर। तो बेबल प्लान किस वर्ष दी गई, यानी कि बेबल जो योजना थी ये किस वर्ष दी गई थी। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर की जो वीडियो है उनको ध्यान से देखते हैं, जो हमने एचपी सेक्रेटरी क्लर्क के लिए क्लासेस शुरू करी हैं, तो काफ़ी प्रश्न उन्हीं में से कवर हो जाते हैं। मैंने आपको बताया है जो HPSSC है वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न को रिपीट करता है काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट है, मोरेन्स एंड टिल आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो दोस्तों मोरेन और टिल जो हैं ये उदाहरण हैं ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक्स के, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मानी अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। नेक्स्ट है, अर्थक्वेक्स आर नॉट लाइकली टू अकर इन। भूकंप प्रायः नहीं आते हैं। तो दोस्तों इन ऑप्शन में से जो भूकंप हैं बहुत ही कम आते हैं ब्राज़ील के क्षेत्र में, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। जो ब्राज़ील है ये पड़ता है दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एविएटर ऑफ जेट एरोप्लेन्स ऑफन अवॉइड द ट्रोपोस्फेयर एंड फ्लाई अबव इट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। जेट वायुयानों के चालक प्रायः सौरमंडल से बचते हैं और उसके ऊपर उड़ान भरते हैं, तो जिसका कारण क्या है। तो इसका कारण है दोस्तों बम्प्टी एयर पॉकेट्स। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, उभरे हवाई गर्द। और बात करें दोस्तों जो ट्रोपोस्फेयर है तो इसमें जो आकाशीय घटनाएं होती हैं, बिजली कड़कना, मौसम का ख़राब होना, ये सभी इसमें घटित होते हैं। तो हवाई जहाज़ जो हैं दोस्तों ये ट्रोपोस्फेयर की बजाय जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें उड़ते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट है, डोल्ड्रम्स इज़ ए। तो आपको बताना है डोल्ड्रम क्या है। डोल्ड्रम इज़ ए जोन ऑफ। तो ये जो है दोस्तों ये है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन एंड चैलेंजर ओशियन रिजीज एग्जिस्ट इन बीच ओशन। तो डॉल्फिन और चैलेंजर जो महासागरीय कटक हैं ये पड़ते हैं दोस्तों अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा महासागर है जिसकी जो शेप है एस के आकार की है, तो ये है दोस्तों अटलांटिक महासागर की। नेक्स्ट है, फॉल्कलैंड ओशियन करंट फ्लोज अलोंग द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ। फॉकलैंड महासागरीय धारा किसके दक्षिणी पूर्वी तट के साथ बहती है। तो ये बहती है दोस्तों जो दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप है उसके तट के साथ, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के साथ बहती है दोस्तों जो फॉकलैंड महासागरीय धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉइल इज फेमस फॉर ग्रोथ ऑफ लॉन्ग ग्रासेस। कौन सी मृदा लंबी घास की वृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इसमें जो प्रेरी सॉइल है वो प्रसिद्ध है लंबी घास की वृद्धि के लिए, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रेरी सॉइल। आपने जो घास के मैदान हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उनके बारे में पढ़ा होगा, तो आप कमेंट करके बताएं जो प्रेरी घास के मैदान है वो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, आउट माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम बिहार टू पंजाब इज़ द रिजल्ट ऑफ। बिहार से पंजाब में लोगों का प्रव्रजन का परिणाम है, तो इसका जो मेन कारण है दोस्तों वो है प्रोबर्टी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गरीबी का। नेक्स्ट है, द मसाई मेनली रेयर। मसाई मुख्यतः पालते हैं। तो दोस्तों मसाई जो है वो एक जनजाति है जो कि पाई जाती है दोस्तों केनिया में, और ये मुख्यतः पालते हैं मवेशी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मवेशी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत आपको बताना है पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है सही हो जाएगा, वाटर। नेक्स्ट है, द केप रूट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन वेस्टर्न यूरोप एंड। तो केप रूट जो था दोस्तों, केप रूट पश्चिमी यूरोप और डैश डैश के बीच लिंक प्रदान करता है, तो ये प्रदान करता है पश्चिमी यूरोप और सुदूर पूर्व, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुदूर पूर्व। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन सब्सटेंस फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। तो दोस्तों जो निर्वाह कृषि है मुख्य व्यवसाय है मानसून टाइप के क्षेत्र में, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, मानसून प्रकार, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज। तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स इज नॉट फेड बाय द स्नो फील्ड नॉन एज हिमाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाल नामक हिम क्षेत्र द्वारा पोषित नहीं होती है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, गंगा, यमुना और गंडक जो है ये हिमालय की नदियां हैं और गोदावरी जो है ये मध्य भारत या फिर दक्षिण भारत की नदी है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, गोदावरी। नेक्स्ट है, विच रीजन इज फ्रिक्वेंटली इफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया। तो कौन सा क्षेत्र भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात द्वारा बार बार प्रभावित होता है। तो ये प्रभावित होता है कोरोमंडल का तट। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट में दोस्तों तमिलनाडु, उड़ीसा के क्षेत्र जो हैं वो आते हैं, जो पूर्वी हिस्सा है भारत का। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है, इन इंडिया डिलुवियल फॉरेस्ट आर फाउंड इन। तो भारत में अपलाबी वन जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं दोस्तों सुंदरबन में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुंदरबन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज स्ट्रेचेज फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू दिल्ली इन द नॉर्थ। कौन सी पर्वत श्रेणी पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई है। तो ये जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों वो है अरावली श्रेणी, जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बात करें अरावली श्रेणी की, इसकी जो हाईएस्ट पीक है दोस्तों वो है गुरु शिखर, जो माउंट आबू के नज़दीक है। और इसमें दोस्तों दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वो भी स्थित हैं। नेक्स्ट है, खड़ा घोड़ा इज़ द लीडिंग सेंटर ऑफ साल्ट इंडस्ट्री ऑफ। तो खारा घोड़ा जो है कहाँ के नमक उद्योग का अग्रणी केंद्र है। तो ये है दोस्तों कच्छ के रण का, जो कि है गुजरात में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कच्छ का रण। नेक्स्ट है, द आगरा कैनाल ड्रॉस वाटर फ्रॉम विच रिवर। आगरा नहर किस नदी से जल जो है वो ग्रहण करती है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, जो आगरा शहर है वो है यमुना नदी के किनारे। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, यमुना। नेक्स्ट है, और जो आगरा शहर है दोस्तों इसको किसके द्वारा बसाया गया था। तो इसको बसाया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो जो खरीफ की फसल होती है दोस्तों, जो अभी का समय है इसी समय खरीफ की फसल उगाई जाती है। तो इसमें दोस्तों राइस, ज्वार और जो सेम है यानी कि तिल है, सिसेम जो है यह खरीफ की फसल है। लेकिन बारले जो है दोस्तों यह रबी की फसल है, जो कि सर्दी के समय उगाई जाती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाई कैमरल सिस्टम इज ए फीचर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है दोस्तों यह संघीय व्यवस्था का उदाहरण है, जो कि भारत में विद्यमान है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज मूव्ड इन कंस्टिट्यूएंट असेंबली बाय। जो उद्देश्य प्रस्ताव था दोस्तों आपको बताना है संवैधानिक सभा में किसके द्वारा लाया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर को दोस्तों यह प्रस्ताव पेश किया गया था और संविधान सभा के द्वारा यह 22 जनवरी को स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज नॉट मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा उल्लिखित नहीं है। तो इसमें दोस्तों अंग्रेजी शामिल नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंग्लिश। और बात करें जो दोस्तों सिंधी है, सिंधी जो दोस्तों ये ऐड करी गई थी। तो वर्तमान संविधान मूल संविधान में दोस्तों टोटल जो थी वो 14 लैंग्वेज थी, और जो सिंधी है ये ऐड करी गई थी दोस्तों 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में यह ऐड करी गई थी सिंधी, और यह 15वीं भाषा बनी थी। उसके बाद दोस्तों नेपाली वगैरह जो थी यह नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जो है ये बाद में ऐड करी गई, और उसके बाद जो मैथिली, बोडो, संताली जो भाषाएं थी ये बाद में ऐड करी गई थी। तो अभी जो वर्तमान में संख्या है भाषाओं की वो है दोस्तों 22। तो आपने याद रखना है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है। तो इसमें जो राज्य का तत्व नहीं है दोस्तों वो ऑप्शन सी से हो जाएगा, आर्मी। आर्मी जो है दोस्तों वो सेंटर के अंतर्गत आती है, कि इसमें राज्य का कोई हिस्सा नहीं होता है, यानी कि राज्य का कोई अधिकार नहीं होता है, सेंटर के द्वारा फॉर्म होती है। नेक्स्ट है, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट इन इंडिया इज डन बाय द पार्लियामेंट विद। भारत में नए राज्य का गठन संसद द्वारा डैश डैश के साथ किया जाता है। तो ये किया जाता है सिंपल मेजोरिटी के साथ, साधारण बहुमत के साथ। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, साधारण बहुमत के साथ। नेक्स्ट है, राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये आता है दोस्तों आर्टिकल 21। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है, हु कैन रेस्ट्रिक्ट
द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन रोक लगा सकता है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकता है दोस्तों, कौन लगा सकती है? ये लगा सकती है संसद। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, संसद। जब भारत में दोस्तों इमरजेंसी लगा दी जाती है, आपातकाल घोषित हो जाता है, तो उसमें दोस्तों जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग सकता है। नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी इज ए, संपत्ति का जो अधिकार है वो आपको बताना है क्या है। तो दोस्तों ये एक लीगल राइट है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, वैधिक अधिकार है। तो दोस्तों 1978 से पहले यह एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन उसके बाद इसे लीगल राइट का दर्जा दे दिया गया, जो 44वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट है हु हेल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्वाइस, भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन 2 बार रहा है? दोस्तों एकमात्र व्यक्ति हैं जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के राष्ट्रपति पद पर 2 बार रहे हैं और सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम अन्य प्रश्न को डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 जो है दोस्तों इसका जल्द ही आने वाला है। आप कमेंट करके बताएं कि आपको कब तक इसका पार्ट 2 चाहिए। तो दोस्तों तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।